हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीबीएमएस सीरीज में पढ़ेंगे ईआर डायग्राम के बारे में। ईआर डायग्राम देखो, इंटरव्यू पॉइंट से ना इंटरव्यू पॉइंट से ना बहुत ज्यादा important है। क्योंकि ईआर डायग्राम से मैं आपसे बहुत कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ईआर डायग्राम होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके। और मान लो आपको कोई केस स्टडी दी जाएगी, मान लो आपको ना कोई केस स्टडी दी जाएगी जिसपे आपको ईआर डायग्राम बनाना है। ओके। या फिर ईआर डायग्राम को स्कीमा आपसे पूछा जा सकता है। और स्कीमा टू ना एक्चुअल में माई एसक्यूएल वगैरह में कैसे टेबल्स बनती हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर काफी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये डायग्राम होता क्या है एक्चुअल में सबसे पहले, और इसके बारे में हम लोग आज डीप में पढ़ेंगे। मैं स्कूल में ना सब आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे कि आज मैं ना आपको ईयर डायग्राम के बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा कि जैसे कि ईयर डायग्राम होता क्या है। ओके। इसके कंपोनेंट्स क्या है। ओके। और रिलेशनशिप कार्डिनलिटी ये सब मैं ना पूरा पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ईयर डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, ताकि आप लोग को ना एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए कि अच्छा ईयर डायग्राम ये होता है। इस बारे में ना आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे कि इंटेंटिटीज क्या होती हैं, वीक इंटेंटिटीज क्या होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या और इसके होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप कार्डिनलिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो मैं ना काफी सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा और मैं केस स्टडी से ईयर डायग्राम भी बना के बताऊंगा। और मैं ईयर डायग्राम तो स्कीमा भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके। ताकि आप लोग का ईयर डायग्राम पूरा हो सके, पूरा अच्छे से आपका ईयर डायग्राम कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ताकि आप लोग इंटरव्यू अच्छे से फेस कर पाओ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर डायग्राम होता क्या है फ्रेंड्स। जैसे कि जब घर बनता है, मान लो किसी का भी घर बनता है, तो एक बेसिक ड्राइंग हो जाती है, की जाती है पहले। बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है। जैसे कि मान लो किसी के पास एक प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है, तो एक बेसिक रफ ड्राइंग की जाती है, कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग। जैसे कि मान लो कैसी ड्राइंग की जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे रूम रहेगा, ये इससे यहाँ पे कुछ कनेक्ट, यहाँ पे एक और रूम कनेक्टेड रहेगा, मान लो यहाँ पे किचन इससे कनेक्ट रहेगी, बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है। तो सेम ना डेटाबेस बनाने से पहले, सेम डेटाबेस बनाने से पहले एक बेसिक ड्राइंग की जाती है, एक बेसिक ड्राइंग की जाती है। और इस ड्राइंग को क्या कहते हैं हम लोग? ईआर डाई। क्या कहते हैं? ईआर डाई। ओके। इतना समझ में आया कि जब घर बनाने से पहले बेसिक ड्राइंग की जाती है कि नहीं की जाती है। सेम ना डेटाबेस बनाने से पहले बेसिक ड्राइंग की जाती है, और ईआर डायग्राम होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स मान लो कि अगर जो आपकी ड्राइंग बनाई है आपने, ये अगर गलत होगी तो घर गलत बनेगा, पक्का बनेगा। तो मान लो अगर ईआर डायग्राम गलत हो गया ना, ईआर डायग्राम गलत हो तो पूरा डेटाबेस ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ईआर डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है? समझे? तो ईआर डायग्राम है क्या? ईआर डायग्राम में एक पिक्चर है, एक पिक्चर होती है जो कि बताता है, क्या बताता है? डेटा क्या है, डेटा क्या है, और डेटा कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, ये हमें कौन बताता है? ये ये हमारा सा है ईआर डायग्राम। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ईआर डायग्राम की? ईआर डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाबेस। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? कुछ समझ में बताते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं, तोड़ते हैं डेफिनेशन को। क्या है ईआर डायग्राम? इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब ना ये कॉन्सेप्चुअल होता है। ये क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल पूरा होता है। एक्चुअल में मतलब समझ रहे हो, एक्चुअल में एक बस ऐसे लिया, बेसिक ड्राइंग बनाई, ये नहीं बनाया अपन कि ये कितने साइज का रहेगा, ये कितने साइज का रहेगा, एक्चुअल में कितने बाई कितने का ये रूम रहेगा, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल के हाँ दो रूम रहेंगे, ये इससे ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पे एक और रूम रहेगा जो इससे ऐसे कनेक्ट, बस कॉन्सेप्चुअली लिया है। ओके। एक्चुअल में कुछ नहीं है, लॉजिकल कुछ नहीं, लॉजिकल कुछ नहीं। लॉजिकल क्या होता है? अपना स्कीम, ये मान आपको अच्छे से पढ़ूंगा। ओके। कि कैसे कनेक्टेड रहती है टेबल, ये सब ना स्कीमा बताता है। कैसे कनेक्टेड रहेंगी, किस कौन सी की रहेगी, जैसे पूरा डेटा निकल आएगा, ये सब कौन बताता है अपन को? स्कीमा। और कैसे कौन सी टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, ये सब अपन को स्कीमा में सब पता चलता है। ये सिर्फ बेसिक रफ ड्राइंग होती है या कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग होती है, ये डायग्राम इतना समझ में। अब इंटेंटिटीज, द एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, इसको ये सब में मैं ना आपको अगली वीडियो में ना बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ कि इंटेंटिटीज क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं, एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं, रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको ना बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे ना मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिक इसका बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है? इंटेंटिटी। एग्जाम भी इंटेंटिटी है, कोर्स ऑफरिंग भी इंटेंटिटी है। ओके। इंटेंटिटी क्या होता है ना? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। इंटेंटिटी क्या होता है ना? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके। फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे स्टूडेंट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, एग्जाम कोर्स इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। अब जैसे कि स्टूडेंट का कुछ नाम भी होगा,
स्टूडेंट आईडी भी होगी। तो ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। ओके। अब जैसे कि एक स्टूडेंट का टेबल होगा, एक कोर्स का टेबल होगा, एक एग्जाम का टेबल होगा। मान लो एक ये इंटेंटिटी है, एक ये इंटेंटिटी है और एक ये इंटेंटिटी। तो ये एक इंटेंटिटी दूसरी इंटेंटिटी से कैसे रिलेट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिलेशनशिप। जैसे स्टूडेंट टेक्स कोर्स। ओके। तो ये टेक्स जो है ये क्या है? रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ? मैं सब ना आपको डीप में बहुत कल अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो आपका ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आप सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन फेस कर लोगे, ओके, अच्छे से। तो बस इसको अच्छे से देखते रहिएगा ना, तो आपका पूरा ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब रिलेशनशिप हुआ, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बिटवीन देम इन डेटाबेस पूरी डेफिनेशन क्लियर हुई कि डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ इंटेंटिटीज। ये इंटेंटिटीज है, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इन अ डेटाबेस, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इन अ डेटाबेस। ये क्या होता है? ईआर डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ना कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ओके। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ईआर डायग्राम में? देखो सबसे पहले होता है अपना इंटेंटिटी। इंटेंटिटी जैसे इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो फिजिकल है एक्चुअल में होता है। एट्रीब्यूट क्या है? कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप क्या है? दो इंटेंटिटी में जो रिलेशन बनाता है। ओके। रिलेशन बिटवीन टू इंटेंटिटी। ओके। ये क्लियर हुआ? की क्या होती है? की जो आपको मैं ना प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब जो जितनी भी की पढ़ा चुका हूँ ना, वही की है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट की प्राइमरी की कौन सी होगी? स्टूडेंट आईडी होगी कि नहीं होगी? आप लोग बताइए, होगी? तो बस वही प्राइमरी की है यहाँ पे। और कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी ना देखो अपने आप में एक ना बड़ा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। अच्छा और बड़ा टॉपिक है। ये ना क्योंकि एग्जाम, इंटरव्यू में ना और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। एग्जाम में और इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि कितने टाइप्स की कार्डिनलिटी होती है। कार्डिनलिटी ना क्योंकि कोई भी स्कीमा बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर देता है, क्योंकि कितने टाइप से कौन सी इंटेंटिटी दूसरी इंटेंटिटी से रिलेट कर रही है या फिर रिलेशन बना रही है, ये सब कार्डिनलिटी हम लोग को बताती है। तो कार्डिनलिटी ना अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। तो इसको ना मैं बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ कार्डिनलिटी को ना। मैं सारे टॉपिक अच्छे से करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोग ईआर डायग्राम में तो कभी भी कोई भी दिक्कत फेस ना करो। ओके। मैं इतने अच्छे से करवाने वाला हूँ, तो आप लोग बस इसको देखते रहिएगा। ओके। अब देखो इतना आप लोग को समझ में आया कि ईआर डायग्राम होता क्या है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ईआर डायग्राम। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ईआर डायग्राम देखो क्या होते हैं ना। अब जैसे कि ना ये लोग लिख सकते हैं। अब सब सब लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो एग्जाम में जैसे पूछ लिया, चलो ईआर डायग्राम के बारे में आपको पता है सब कुछ। मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया कि इसका ठीक है, आपने ईआर डायग्राम पर इंपॉर्टेंस बताओ जरा, इंपॉर्टेंस बताओ। तो इसका ना इंपॉर्टेंस आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? हेल्प्स इन प्रॉपर डेटाबेस प्लानिंग। सबसे पहला क्या है? हेल्प्स इन प्रॉपर डेटाबेस प्लानिंग। जैसे कि विदाउट प्लानिंग हम लोग का रॉन्ग डेटाबेस हो सकता है। ओके। जैसे कि हम लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि स्टूडेंट है, वो यहाँ पे कोर्स भी है और एग्जाम है, स्टूडेंट इससे रिलेट है, स्टूडेंट इससे रिलेट है, इस हम लोग के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ना हम लोग का डेटा जो है गलत हो सकता है। इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडर जैसे डायग्राम, अगर हम लोग डायग्राम देखें ना, जैसे कि स्टूडेंट था, यहाँ पे हम लोग का कोर्स था, यहाँ पे एग्जाम था, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है नहीं थे? तो हम लोग ना इसको देख के ना, जैसे कि जब हम लोग का इस डायग्राम को देख के ना, हम लोग का ना एक तुरंत समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते हैं। जैसे नॉन टेक्निकल बंदा भी रहेगा ना, जो जैसे कि जो नॉन टेक्निकल बंदा रहेगा, वो नॉन टेक्निकल भी रहेगा, वो भी समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट इससे रिलेट कर रहा है और एग्जाम से भी रिलेट कर रहा है, ऐसे समझ जाएगा कि इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो इजी टू अंडरस्टैंड है। दो सोर्स रिलेशनशिप क्लियर। कैसे? जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, तो टेक कोर्स, यहाँ पे टेक कोर्स। ओके। तो कोर्स है, तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ना काफी कोर्स टेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? काफी कोर्स ले सकता है। तो हम लोग को कौन बताता है? ईआर डायग्राम के एक स्टूडेंट कितने टाइप से रिलेट कर रहा है दूसरी इंटेंटिटी से। ओके। रिड्यूस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। मतलब क्या करता है ना कि डुप्लीकेट होने से बचाता है, डुप्लीकेट नहीं होने देता है। ओके। डुप्लीकेट डेटा पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब ईआर डायग्राम में हम लोग डुप्लीकेट डेटा पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो रिड्यूस रिडंडेंसी, हेल्प्स इन नॉर्मलाइजेशन। अननेसेसरी एट्रीब्यूट जो रहेंगे उसको ना हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मान लो जो हम लोग के पास डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे कि मान लो हम लोग के पास डेट ऑफ बर्थ है, तो हम लोग एज को नहीं रखेंगे। मान लो 2 हैं, तो हम लोग एज को क्यों रखें जब डेट ऑफ बर्थ है? तो एक एट्रीब्यूट हमारे पास डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, हम लोग इस एट्रीब्यूट को हटा देंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से एज हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो बस इसलिए हम लोग ना एक कोई एट्रीब्यूट रखते हैं, उससे ना हम लोग को नॉर्मलाइजेशन में हेल्प होता है। ओके। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। मान लो जो डेवलपर रहेगा, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, मान लो जो डेवलपर रहेगा, ओके, और डीबीए रहेगा। डीबीए पता है क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो रहेंगे, या फिर क्लाइंट रहेगा, या जो क्लाइंट रहेगा, ओके, जो क्लाइंट रहेगा, सेम डायग्राम देख के ना बात कर सकते हैं। मान लो कि
जैसे डीबी है, उसका पार्ट रोल अलग है, डेवलपर का रोल अलग है, और जो क्लाइंट है, तो उसको समझाने के लिए ना ईआर डायग्राम काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। उसे ना नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ सकता है, ओके? तो इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, एक्ट्स एज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर स्कीमा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको ईआर डायग्राम तो स्कीमा ना बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, कैसे बनाता है। तो एक्ट्स एज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर स्कीमा। हम लोग ना ईआर डायग्राम से स्कीमा कैसे बनाएँगे, ये हम लोग को इसी से ईआर डायग्राम से ही पता चलता है कि स्कीमा कैसे बनेगा, ओके? फिर सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। अब देखो कैसे सेव टाइम एंड कॉस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि गलती पहले ही पकड़ लेगा। पकड़ लेगा या नहीं पकड़ लेगा? बाद में हमें, क्योंकि जब डेटाबेस बन जाता है ना, जब डेटाबेस बन जाएगा और इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा, बाद में हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो इसलिए ना सेव टाइम्स एंड कॉस्ट। हेल्पफुल फॉर मेंटेनेंस। मान लो फ्यूचर में हम लोग को डेटाबेस मॉडिफाई करना है, तो हम लोग को ना ईज़ी होता है। जैसे हम लोग को मान लो कुछ मॉडिफाई करना है या फिर इसमें कोई एट्रिब्यूट लगाना है, तो हम लोग को ना पूरे डेटा से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को ना ये डायग्राम देख के ना काफ़ी हेल्प हो जाता है कि कहाँ पे हम लोग को मेंटेन करना है। ओके? तो ये हम मैंने ना आपको 9 इम्पोर्टेंस बता दी है। कभी-कभी इंटरव्यू में ना पूछे जाते हैं वो। तो अगले लेक्चर में ना मैं आपको बताऊँगा कि इंटेंटिटीज़ क्या होती है, वीक इंटेंटिटीज़ क्या होती है, और मैं आपको बताऊँगा एट्रिब्यूट्स कितने टाइप के हैं, सब कुछ मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को रिवाइज़ करिए और अगले अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।